एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे तो प्राचीन इतिहास है। हमारी रिवीजन क्लास चल रही है। 3 से 4 रिवीजन क्लास हमारी हो गई है। बस 1 या 2 रिवीजन क्लास लगेगी जिसमें हमारा क्या प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी, अदर सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो स्टेट पीएससी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम इसको प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जो हमारे प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी, है ना। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने मौर्य काल तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने अशोक को पढ़ लिया था। और स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद कौन आए थे? बिंदुसार, फिर अशोक आए थे, है ना। तो इनका हमने सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन ये सब देख लिया था। उसके बाद हम क्या आज पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल, और हमारा आज करेंगे हम गुप्त काल कंप्लीट करेंगे, है ना। मौर्योत्तर काल को 2 भागों में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने देशी जो आक्रमण करता है, देशी शासकों का ये देखा था, और विदेशी जो आक्रमण करता है उनका देखा था ना। तो जैसे क्या हुआ था, जो गुप्त मौर्य काल है, मौर्य काल में क्या था? शासन का केंद्रीकरण था। क्या थी? केंद्रीकरण की स्थिति थी। कहाँ पे थी? भारत में थी, है ना। केंद्रीकरण की स्थिति मतलब क्या है? एक ही जगह से क्या सारे भारत का क्या शासन होता था। पर मौर्योत्तर काल में क्या हुआ कि अन्य छोटे छोटे राज्यों ने अपनी पकड़ बना ली, और क्या हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया। क्या हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया। किसका? शासन का। विकेंद्रीकरण मतलब छोटे छोटे राज्यों में अनेक वंशों की स्थापना हो गई। जैसे क्या? देशी आक्रमणकर्ता में क्या हो गई? सबसे पहले सुंग वंश की स्थापना। कहाँ पे सुंग वंश की स्थापना हुई? उसके बाद कर्ण की, उसके बाद सातवाहन, फिर चेदी, है ना। तो ये सीक्वेंस पूछ सकते हैं आपसे कि जो देशी शासक है उनका सीक्वेंस बताइए। तो सबसे पहले किसका शासन हुआ था? सुंग वंश का। उसके बाद कर्ण आए थे, फिर सातवाहन आए थे, फिर चेदी कहाँ पे थे? कलिंग में, है ना। तो सुंग वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? पुष्पमित्र सुंग है। कौन है? पुष्पमित्र सुंग है। और ये हमारे जो एमपी के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अग्निमित्र है ना, तो अग्निमित्र भी इसमें इम्पोर्टेंट है। पुष्पमित्र सुंग का पुत्र है ना। उसके बाद कर्ण आए थे। कर्ण के शासक इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। उसके बाद सातवाहन वंश आए थे। सातवाहन वंश के गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुलवामीपुत्र सातकर्णी, इनके जो नाम है इनकी माता के नाम पे रखे जाते थे, है ना। ये सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी थी सातवाहन वंश के बारे में। उसके बाद चेदी वंश कहाँ पे था? कलिंग में था, है ना। और जो सातवाहन वंश था वो कहाँ पे था? दक्षिण भारत में। कहाँ पे था? सातवाहन वंश जो दक्षिण भारत में था, बहुत ही ज्यादा जो इनका साम्राज्य विस्तार था, पर पूरे भारत पे ये विस्तार नहीं कर पाए थे, ना। चेदी कहाँ पे थे? कलिंग में थे। और इनके जो प्रमुख शासन है वो खारवेल, है ना। कौन है? खारवेल, है ना। खारवेल का कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या भारतवर्ष खुदा हुआ है। क्या है? अगर भारतवर्ष का वर्णन अगर मिलता है तो वो कौन से अभिलेख में देखने को मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में हमको देखने को मिलता है, जो कि किससे संबंधित है? राजा खारवेल से संबंधित है, जो कि किस वंश के राजा है? चेदी वंश के राजा, है ना। इसके बाद अगर हम विदेशी आक्रमणकर्ता की बात करें तो सबसे पहले हम इसका सीक्वेंस देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन आया था। तो हिंदू, यवन या इंडो ग्रीक आए थे। कौन आए थे? हिंदू, यवन या इंडो ग्रीक, है ना। उसके बाद शक आए थे, फिर पहलव आए थे, फिर कुषाण आए थे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो शक वंश है और एक कुषाण वंश, है ना। तो पहलव वंश और हिंदू यवन वंश इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हम हिंदू यवन वंश में क्या देखेंगे कि जो हिंदू यवन वंश का संबंध अगर हम मध्य प्रदेश से देखें तो मध्य प्रदेश के बालाघाट से इनके सिक्के मिले। कहाँ से? मध्य प्रदेश के बालाघाट से इनके सिक्के मिले। इसके बाद हम शक वंश की देखेंगे तो शक वंश की हमने 4 शाखा थी, है ना, जिसमें क्या अफगानिस्तान में भी एक शाखा थी। तो हमने ये चारों शाखा के बारे में देखा है ना। एक मथुरा में शाखा थी, एक उज्जैन में शाखा थी, और 6 जो शक वंश है वो भी 2 भागों में बांटे गए थे। एक 6 वंश, एक कदर्मक वंश, है ना। तो हमने ये दोनों वंश जो शकों के अंतर्गत है ये सब देख लिए थे इन डिटेल। इसके अच्छे से हमने पढ़ा था, तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप इसको देख सकते हैं। पहला वंश इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद
कुषाण वंश, है ना। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? बिम्ब ने। उसके बाद कुजुल कंठफिसिस आए थे, इन्होंने तांबे के सिक्के, चांदी के सब सिक्के और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे? तो कुषाण वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, है ना। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण शासन कौन थे? कनिष्क। कौन थे? कनिष्क इसमें महत्वपूर्ण शासन थे। इनके समय एक 2 शैलियों का निर्माण हुआ था जो कला शैली है, एक तो मथुरा कला शैली और एक गांधार कला शैली, है ना। कौन है? एक गांधार कला शैली और एक मथुरा कला शैली, है ना। 2 शैलियों का इसको मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है। और कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी। कौन सी? चौथी संगीति हुई थी, जो कि कुंडकुलम में हुई थी, जो कहाँ पे स्थित है? कश्मीर में, है ना। इसके बाद गुप्त वंश आए थे, है ना। इसमें भी हमने क्या, जो देशी शासकों का क्या देखा था? हमने सामाजिक जीवन देखा था, है ना। ये तो हम देखते ही हैं कि सामाजिक जीवन देखा हमने कि कैसा था। धार्मिक जीवन देखा ना इनके अंदर, इसकी और इसका राजनीतिक जीवन देखा, और क्या इनका आर्थिक जीवन देखा ना। तो इसमें कृषि व्यवस्था, पशुपालन कैसा था ना। इसके बाद हम क्या आते हैं? गुप्त वंश के बारे में। गुप्त काल में तो जैसे हमने क्या, मौर्य वंश में क्या था कि केंद्रीकरण की स्थिति थी भारत में, एक ही केंद्र से क्या पूरा शासन होता था। और मौर्योत्तर काल में ऐसी स्थिति आई कि विकेंद्रीकरण की स्थिति हुई, अन्य छोटे छोटे राज्यों में वंशों का विभाजन हो गया था, है ना। इसके बाद गुप्त काल में दोबारा क्या, केंद्रीकरण की स्थिति आई। क्या आई? गुप्त काल में दोबारा केंद्रीकरण की स्थिति आई, एक ही केंद्र से क्या पूरे भारत का शासन होता था ना। इसमें जो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत विशाल सेना थी, जिसमें 5 लाख सेनाओं से लगभग 5 लाख से अधिक सेनाएं थी, है ना। इसके बाद कौन आए थे? समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त के जो युद्ध हैं, एक धर्म युद्ध हो गया, है ना, जो आणविक राज्यों पे किया था और विदेशों पे किया था। तो इनके जो सभी युद्ध है वो हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी हमने पढ़ा था। इसके बाद स्कंदगुप्त आए थे, स्कंदगुप्त भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनके अभिलेखों की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख, अगर हम गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत, तो जानकारी के स्रोत हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है जानकारी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन सा? उदयगिरी का अभिलेख, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी का अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कौन सा? समुद्रगुप्त का। और अगर स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त का कौन सा? भीतरी अभिलेख, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कंदगुप्त का अभिलेख। उसके बाद इनके समय कौन थे? कुमारगुप्त के समय क्या, गुप्त वंश के राजा थे, इन्हीं के समय सर्वाधिक अभिलेख मिले, है ना। और अगर हम पुस्तकों की बात करें तो जैसे विशाखदत्त के द्वारा देवी चंद्रम, है ना, देवी चंद्रगुप्तम, है ना, और मतलब और भी क्या है, और भी हमने सारी जो पुस्तकें हैं वो पढ़ ली है। डिटेल आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसको देख सकते हैं। और इसमें हमने क्या, गुप्त काल की क्या देखा था? गुप्त काल की कला और साहित्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने पढ़ा है। जो कालिदास है, कालिदास के बारे में पढ़ा है, आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा है ना। ये सब हमने जो विद्वान है उनके बारे में देखा है ना। इसके बाद इनका सामाजिक जीवन में हमने देखा है कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी, वही चल रही थी वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, है ना। और धार्मिक व्यवस्था के बारे में भी देखा, तो धार्मिक व्यवस्था में गुप्त काल में बौद्ध धर्म में जैन धर्म का ज्यादा उत्कर्ष हुआ था। उसके बाद हमने क्या देखा था? आर्थिक जीवन देखा था। आर्थिक जीवन में कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य और मुद्रा की स्थिति, है ना। अब क्या हो गया था कि मुद्रा में क्या, सोने और चांदी में क्या कमी आ गई थी और भार अधिक हो गया था ना। इसके बाद क्या, हमने इनकी राजनीतिक व्यवस्था देखी थी, है ना। राजनीतिक व्यवस्था के बाद इनकी कला और साहित्य देख लिया था। और प्रमुख जो पुस्तक है गुप्त काल की, प्रमुख जो पुस्तक है कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है। जैसे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसके 9 रत्न में तानसेन हो गए, आपके कालिदास हो गए, है ना। तो इसमें कालिदास द्वारा प्रमुख पुस्तकें लिखी, जिसमें मालविका मित्रम हो गया, है ना,
विक्रमोर्वशीयम हो गया ना, ऋतुसंहारम हो गया, मेघदूत हो गया ना, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास के द्वारा लिखी। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में आज हमारा मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो गया, मौर्योत्तर काल का रिवीजन हो गया और गुप्त काल का रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? जो गुप्तोत्तर काल है उसका रिवीजन कर लेंगे और जो दक्षिण भारत के राजवंश है उसका कर लेंगे। तो कल के लेक्चर में हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। थैंक यू।